क्या है, कॉस्ट भले ही ज़ीरो है, लेकिन नॉलेज की वैल्यू बहुत हाई है। बिना दाम दिए इतने काम का कोर्स सारी दुनिया में जब कोई बना ही नहीं सकता तो मिलेगा ही नहीं। फ्री ऑफ कॉस्ट इतना पावरफुल कोर्स, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, एक के बाद एक 10 डे एमबीए। ध्यान से सुनते रहो, बताता हूँ। नमस्कार। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के डे 2 की लर्निंग में आपका स्वागत है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने डे 2 में जो बताया था उसी के आधार पर और रीडिंग मटेरियल के आधार पर तरफ से तैयार किया गया लर्निंग प्रोग्राम है। डे 1 में हमने सीखा कि स्टार्टअप या बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या करें, कैसे करें, स्किल कौन सी होगी, कस्टमर कैसे प्राप्त करेंगे, ब्रांड पर काम कैसे किया जाता है, कस्टमर का फॉलोअप कैसे करते हैं, निगोशिएशन स्किल क्या होती है, प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कोका क्या होता है, कंपनी का कोर क्या होता है, ड्राई सीजन में क्या करना चाहिए इत्यादि। डे 2 में हम जानेंगे मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च क्या होती है, मार्केट रिसर्च क्यों करना चाहिए, क्या मार्केट रिसर्च किए बिना प्रोडक्ट या कंपनी स्टार्ट करते हैं तो उसका क्या होगा, क्या कोई ऐसा उदाहरण भी है जिसके आधार पर कहा जा सके कि मार्केट रिसर्च के बिना प्रोडक्ट लॉन्च करने पर फेल्योर मिलती है। मार्केट रिसर्च कितने प्रकार के होते हैं, प्रोडक्ट लॉन्च करने के पूर्व किन किन प्रश्नों को जान लेना चाहिए, तो इन्हीं सब प्रश्नों का हम यहाँ पर जवाब पाएंगे। मार्केट रिसर्च से तात्पर्य है कि मार्केट में उतरने से पहले प्रोडक्ट को अच्छी तरह से समझना, कस्टमर को और उसके बाइंग बिहेवियर को अच्छी तरह से समझना, अपने स्किल्स व प्रोडक्ट का मार्केट में स्कोप को समझना। मार्केट रिसर्च बहुत ज़रूरी है क्योंकि मार्केट रिसर्च से मार्केट में अनिश्चितता कम हो जाती है, कस्टमर के बाइंग बिहेवियर का पता चल जाता है। एक्चुअली वे यानी कि कस्टमर किस नेचर के हैं, वे कौन सा और कैसा प्रोडक्ट चाहते हैं, प्रोडक्ट की एक्चुअली नीड कितनी है। मार्केट रिसर्च कर ली तो कस्टमर सर्च नहीं करना पड़ेगा, मार्केट रिसर्च नहीं की तो जिंदगी भर कस्टमर सर्च करते रह जाएंगे। मार्केट रिसर्च के बिना बिजनेस करना कुछ ऐसा ही है जैसे आंखें बंद करके गाड़ी चलाना। मार्केट रिसर्च एक तरह से आपके बिजनेस या प्रोडक्ट का आंख नाक कान मुंह है। अब मार्केट रिसर्च बिना किए उतरेंगे तो आपका समय शक्ति पैसा सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए समय शक्ति पैसा बचाना है तो मार्केट रिसर्च बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर यही गलती करते हैं, वे मार्केट रिसर्च किए बिना ही अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर देते हैं। वे अपने ट्रस्ट और अज्यूमशन या इंट्यूशन पर ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं और मार्केट में प्रोडक्ट को लॉन्च कर देते हैं और अपना समय शक्ति पैसा सब बर्बाद कर बैठते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि समय शक्ति पैसा न बर्बाद हो, आपका प्रोडक्ट अच्छी तरह से चले, लॉन्च हो, बिजनेस में फेल्योर ना आए। अर्बन कंपनी के फाउंडर अभिराज सिंह भाल ने बिना मार्केट रिसर्च किए अपने ट्रस्ट और इंट्यूशन के आधार पर अपनी पहली कंपनी सिनेमा बॉक्स बनाई थी। इसका नतीजा क्या हुआ, वही जो होना था हुआ, पूरा बिजनेस मॉडल फेल हो गया, समय शक्ति पैसा सब बेकार चला गया। फिर उन्होंने मार्केट रिसर्च किया और कंपनी स्थापित की अर्बन क्लैब, जो अब बहुत पॉपुलर है। मार्केट रिसर्च में निम्नलिखित बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। मेरे प्रोडक्ट या सर्विस की क्या कोई इच्छुक है, कितने लोग उस प्रोडक्ट या सर्विस में इंटरेस्टेड हैं, वे कितने उम्र के हैं, वे कहाँ रहते हैं, उनकी आय का स्तर क्या है, मार्केट सेचुरेटेड तो नहीं है, मार्केट या में प्रोडक्ट या सर्विस के अनुसार कितनी ऑफरिंग अवेलेबल है, इन अल्टरनेटिव को कितने कस्टमर पे करना चाहते हैं, क्या मेरी इंडस्ट्री में कोई खतरा तो नहीं है, मेरी इंडस्ट्री में कोई टेक्नोलॉजी शिफ्ट तो नहीं है, लोग स्किलफुल हैं, क्या मेरी इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी बदल रही है, कोई नई कंपनी आने से मेरी कंपनी में ग्रोथ पर तो कोई असर नहीं पड़ रहा है, कितने लोग उस स्किल को रखते हैं जो मेरे पास है। अब आपका प्रोडक्ट या सर्विस बन गई है, अब आप लॉन्च करने जा रहे हैं, तो अभी निम्नलिखित बातों के अनुसार टेस्टिंग अवश्य कर लें। क्या कस्टमर प्रोडक्ट को प्री पे करने को तैयार है, यदि नहीं तैयार है तो यह बात जान लें कि क्या वह एडवांस देने के लिए भी तैयार है। अगर उसके लिए भी नहीं तैयार है तो क्या वह पर्ची लिख कर दे रहा है कि प्रोडक्ट वह बाद में ले लेगा। अगर पर्ची भी नहीं दे रहा है तो कम से कम
यह तो कह रहा है कि मुंह जबानी एग्री कर रहा है कि प्रोडक्ट लॉन्च करो, मैं बाद में खरीद लूँगा। अगर मुंह जबानी भी नहीं बोल रहा है तो इतना तो बोल रहा है कि लॉन्च करो, जब अच्छा रहेगा तो ले लूँगा। अगर उपरोक्त बातों में एक भी जगह हाँ नहीं है, सब ना है, तो आपके प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करने से बचना चाहिए और कुछ नया लॉन्च करना चाहिए। अब जान लेते हैं कि मार्केट रिसर्च कितने तरह के होते हैं। उनके नाम इस तरह से हैं: प्राइमरी रिसर्च, सेकेंडरी रिसर्च, ब्रांड रिसर्च, कैंपेन इफेक्टिवनेस रिसर्च, परचेज पाथ, टच पॉइंट रिसर्च, कंज्यूमर इंसाइट रिसर्च, मिस्ट्री शॉपिंग, फूड कास्ट कन्वेनियंस रिसर्च, टाइम बेस्ड पोजिशनिंग रिसर्च, फेयर एंड लवली जैसे कुछ रिसर्च हैं। प्राइमरी रिसर्च क्या होता है? प्राइमरी रिसर्च वह होता है जिसमें सीधे कस्टमर से सूचना प्राप्त की जाती है। इसमें प्रोडक्ट से संबंधित प्रश्नों का कस्टमर से सीधे इंटरव्यू करके, ऑनलाइन या फिजिकल मीटिंग करके, फोन सर्वे करके, ग्रुप डिस्कशन करके, घर घर सर्वे करके प्राप्त रिसर्च को प्राइमरी रिसर्च कहते हैं, जैसा लीगो ने किया था। कई वर्षों से लीगो केवल लड़कों के लिए ही खिलौना कंपनी बनी हुई थी। केवल 9% ही लड़कियां उस खिलौनों को खरीदती थीं, परंतु कंपनी अपने केवल एक जेंडर तक सीमित नहीं रहना चाहती थी, वह अपना प्रोडक्ट लड़कियों तक भी बढ़ाना चाहती थी। इसके लिए लीगो ने अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए मार्केट रिसर्च किया ताकि वह सभी बच्चों तक पहुंचे। इसके लिए उसने 3500 महिलाओं और लड़कियों से मिलकर उनके खेलने के व्यवहार को जानने के लिए रिसर्च किया, प्रश्न पूछे और एक डिटेल अध्ययन किया। मार्केट रिसर्च के फलस्वरूप लीगो ने लड़कियों को उसके खिलौने से खेलने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए खिलौनों की नई नई खिलौना लाइन फ्रेंड्स लॉन्च की। लीगो के पहले खिलौने ब्रिक कलर के होते थे। लीगो ने ब्रिक कलर को चेंज करके चमकीला, भड़कीला, वाइब्रेंट कलर किया, गुलाबी, हरा, नीला, पीला, फ्लोरोसेंट कलर किया। 45 फीमेल फिगरीज और एसेसरीज भी लॉन्च की, जैसे हेयर ब्रशेज, पर्सेज इत्यादि। पैकेजिंग को भी बदला। इसका परिणाम यह हुआ कि पहले वर्ष ही उनकी ग्रोथ 9% से बढ़कर 45% तक हो गई। इस तरह से प्राइमरी रिसर्च करने से लीगो अपने कंपनी के ग्रोथ को बढ़ा पाया। अर्बन कंपनी के फाउंडर अभिराज सिंह भाल ने बिना मार्केट रिसर्च किए अपने ट्रस्ट और इंट्यूशन के आधार पर अपनी पहली कंपनी सिनेमा बॉक्स बनाई थी। इसका नतीजा क्या हुआ? वही जो होना था। इस तरह से प्राइमरी रिसर्च करके हम अपने प्रोडक्ट में ग्रोथ पा सकते हैं, बिजनेस को ग्रोथ पे ले जा सकते हैं। अगर प्राइमरी रिसर्च नहीं हो पा रही है तो कम से कम सेकेंडरी रिसर्च अवश्य कर लेना चाहिए। सेकेंडरी रिसर्च में हम सीधे कस्टमर से डाटा कलेक्ट नहीं करते हैं, बल्कि हम ट्रेंड रिपोर्ट्स, बुक्स, मैगजीन, न्यूज़पेपर, डेटा एनालिटिक्स, उद्योग के अच्छे प्रयासों, बैंक का रिपोर्ट, टेलीफोन डायरेक्टरी, सार्वजनिक वाचनों, बजट, प्रेस कॉन्फ्रेंस, गवर्नमेंट रिपोर्ट इत्यादि का सहारा लेते हैं। इस तरह से पब्लिक और कमर्शियल सोर्सेस से डाटा का एनालिसिस करके अपने प्रोडक्ट में ग्रोथ ला सकते हैं। अब आपका प्रोडक्ट मार्केट में स्थापित हो चुका है, ब्रांड उसकी बन रही है, तो ब्रांड रिसर्च भी कर लेना चाहिए। ब्रांड रिसर्च के कई तरीके हैं: ब्रांड एडवोकेसी, ब्रांड अवेयरनेस, ब्रांड लॉयल्टी, ब्रांड पेनिट्रेशन, ब्रांड वैल्यू, ब्रांड परसेप्शन इत्यादि। ब्रांड एडवोकेसी क्या होती है? ब्रांड एडवोकेसी यानी कि कितने लोग आपके ब्रांड की वकालत कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, रिकमेंड कर रहे हैं। ब्रांड अवेयरनेस, कितने लोग आपके और आपके ब्रांड के बारे में जानते हैं और कितना आपको गंभीर विकल्प मानते हैं। ब्रांड लॉयल्टी यानी कि क्या कस्टमर्स आपके साथ लंबे समय तक बना रह पा रहा है। ब्रांड पेनिट्रेशन, आपके लक्षित बाजार में आपके ब्रांड के उपयोग का क्या प्रतिशत है, यानी प्रतिशत जानना ब्रांड पेनिट्रेशन है। ब्रांड परसेप्शन, आपकी यूनिक गुणों के बारे में लोग क्या विचार रखते हैं, आपके यूनिक गुण के कारण कितने लोग उसे ले रहे हैं, ये ब्रांड परसेप्शन कहलाता है। ब्रांड वैल्यू क्या है? क्या कस्टमर आपके ब्रांड के कारण एक्स्ट्रा पे करने को तैयार हैं? जैसे आज एप्पल को
सारे मोबाइल के मुकाबले लोग एक्स्ट्रा पे करने के लिए तैयार रहते हैं। यह उसके ब्रांड वैल्यू के कारण होता है। कैंपेन इफेक्टिवनेस रिसर्च, यानी कि इसमें इस बात का मूल्यांकन किया जाता है कि आपके विज्ञापन कितना दक्ष हैं, क्या यह सही लोगों तक सही तरीके से पहुंच रहा है, क्या यह वांछित परिणाम दे रहा है। वॉलमार्ट 2005-06 से लगातार डाउन जा रही थी। लोग कम आ रहे थे, फुटफॉल कम हो रहा था, कारण कि कैंपेन दक्ष नहीं था। कैंपेन में था एवरीडे लो प्राइस, यानी हर दिन कम मूल्य। इस कैंपेन से यह संदेश गया कि यह चीज सस्ती है, यानी कुछ खराब है। लोगों को प्रतिष्ठा परक नहीं लगा और लोग उसे बनाने लगे। वॉलमार्ट ने तब कैंपेन बदला और कैंपेन कर दिया सेव मनी लिव बेटर, पैसा बचाओ बेहतर जियो। तब यह इकोनॉमिकल और प्रतिष्ठा परक हो गया, लोग इससे जुड़ने लगे। फोर्ब्स ग्लोबल की रिपोर्ट भी कहती है कि 2010 तक वॉलमार्ट रेवेन्यू में दुनिया की सबसे बड़ी पब्लिक कारपोरेशन बन गई। इस तरह से आप देखते हैं कि कैंपेन का बड़ा असर पड़ता है और लोग उसी तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो यह जानने लगते हैं कि यह कंपनी उनके जीवन को बेहतर बनाकर उनके गोल को अचीव कराने में मदद कर रही है। रतन टाटा की नैनो कार, जो कि बहुप्रतीक्षित बहुप्रचारित उनकी सपनों की कार थी, केवल कैंपेन गलत होने की वजह से मार्केट से बाहर हो गई। कैंपेन किया गया था लखटकैया कार, गरीबों की कार, गरीब उसको ले नहीं सके और अमीरों लोगों ने उनसे दूरी बना ली और नैनो कार मार्केट से बाहर हो गई। रतन टाटा खुद मानते हैं कि कैंपेन गलत हो गया था। इस तरह से इफेक्टिव कैंपेन का मार्केट पे बहुत असर पड़ता है। तीसरा है परचेज पाथ टच पॉइंट, यानी कि कस्टमर को सामान को खरीदते समय पेंस और गैप क्या है उसको ढूंढिए। उनका प्रोडक्ट का अनुभव क्या है, बिक्री कैसी हो रही है, कोई खरीद रहा है तो क्यों खरीद रहा है, कोई नहीं खरीद रहा है तो क्यों नहीं खरीद रहा है। रिटेल एक्सपीरियंस रखिए, सर्विस एक्सपीरियंस रखिए। इस तरह से आप प्रोडक्ट को ग्रोथ दे पाएंगे। छठा रिसर्च, कंज्यूमर इंसाइट रिसर्च। 70 साल पुरानी बहुत ही लोकप्रिय बड़ी मार्केट वाली ब्रांड ओल्ड स्पाइस की बिक्री लगातार गिरती जा रही थी। कंपनी इसे बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही थी। अतः कंपनी ने मार्केट सर्वे किया। सर्वे में पाया कि 90% आदमी ने बताया कि यह मेरे दादा की गंध की जैसी लगती है। कंपनी ने मजाक में इसका कैंपेन किया, इट्स स्मेल्स लाइक ए ग्रैंडपा। फिर इसको जल्द ही बदल के इट्स स्मेल्स लाइक ए मैन कर दिया। तो पाया गया कि पहले चौथाई में इसकी बिक्री 27% बढ़ गई। इस तरह से रिसर्च करके अपने प्रोडक्ट की बिक्री बढ़ाई जा सकती है। अगर आपने भविष्य को जीतना है तो इतिहास को थोड़ा जानना ही होगा। आज जीतना है तो कल की रिसर्च करनी ही होगी। सातवां, मार्केट रिसर्च का एक और तरीका है मिस्ट्री शॉपिंग। जैसे पहले राजा हुआ करते थे, वे प्रजा का हाल जानने के लिए वेश बनाकर जाया करते थे या गुप्तचरों के माध्यम से सूचना प्राप्त किया करते थे। स्टारबक्स ने इसी तरह की एक मिस्ट्री शॉपिंग शुरू किया। स्टारबक्स एक बहुत बड़ी कॉफ़ी हाउस चेन है। यह अपने मार्केट रिसर्च के लिए जानी जाती है। मिस्ट्री शॉपिंग में लोग वेश बदल के जाते हैं, 4 समयों पर जाते हैं: दुकान या स्टोर खुलते समय, दुकान या स्टोर बंद होते समय, दुकान या स्टोर पर बहुत भीड़ होने के समय, दुकान या स्टोर पर बहुत कम लोगों के होने के समय। हर पॉइंट को नोट करते जाते हैं। बाहर स्वागत किया गया कि नहीं, कस्टमर का फीडबैक लिया गया कि नहीं, प्रोडक्ट कैसा है, कूड़े कचरे का उचित निदान कैसा है, वॉशरूम टॉयलेट साफ है या नहीं, स्टोर रूम कैसा है, साफ सफाई की व्यवस्था कैसी है, खाली बैठे हैं तो कोई ऑर्डर लेने आ रहा है कि नहीं, प्रोडक्ट लेबलिंग ठीक से की गई है कि नहीं, सर्विस कैसी है, स्टाफ का व्यवहार कैसा है, बाहर जाते समय वेलकम किया गया कि नहीं, अंदर आते समय वार्म वेलकम किया गया कि नहीं, धन्यवाद बोला गया कि नहीं, पेमेंट लेते समय स्टाफ का व्यवहार कैसा है, गलत डेबिट कार्ड नॉन फंक्शनल डेबिट कार्ड देने पर कैसा व्यवहार है, ज़्यादा पैसा दे देने पर कैसा व्यवहार है, रसीद दे रहा है कि नहीं, इस सब के नोट करते जाते हैं। इस तरह से मिस्ट्री शॉपिंग के द्वारा कस्टमर को लॉयल बनाया जाता है। छठा, कस्टमर सर्विस द्वारा अपने बिजनेस में ग्रोथ लाई जा सकती है। कुछ इस तरह के भी रिसर्च होते हैं। कन्वेनियंस ओवर कास्ट वर्सेस कास्ट ओवर कन्वेनियंस। कुछ लोगों को कन्वेनियंस यानी सुविधा चाहिए, कास्ट कुछ भी हो, और कुछ लोगों को कास्ट चाहिए, कन्वेनियंस चाहे जैसी भी हो।
जैसे स्केचर्स जूता होता है, बहुत ही आरामदायक होता है, मेमोरी फोम होता है, वो दौड़ने पे फट जाता है, किंतु कन्वीनियंस के कारण लोग इसको खरीदते हैं। बिहार जैसे क्षेत्रों में जो गरीब लोग हैं, प्रोटीन का अच्छा स्रोत सत्तू को मानते हैं, और वे 20 रुपए में ही सत्तू खरीद लेते हैं, बना लेते हैं, खा लेते हैं। अगर उसको मार्केट में 120 140 का बेचा जाए तो वह नहीं चलेगा, क्योंकि जो 20 रुपए में मिल जाती है उसको 5 गुने दाम पर कोई खरीदना नहीं चाहेगा। यहाँ पर कास्ट वैल्यू रखती है, कन्वेनियंस नहीं। इसी तरह से फीलिंग ओवर फूड वर्सेस फूड ओवर फीलिंग। कहीं कहीं भोजनालयों में फीलिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है, फीलिंग नहीं मिली तो कस्टमर दोबारा शायद ना आए, और कई कई भोजनालय जैसे वैष्णव भोजनालय जाते हैं। तो अपने आप को मार्केट रिसर्च करके कस्टमर को पहचानना जरूरी है। अगर आपने कस्टमर को ठीक से समझ लिया, उनके कन्वेनियंस को और उनकी सुविधा को समझ लिया, तो आप उसकी ज़िंदगी में नेसेसिटी बन जाओगे, कस्टमर आपको छोड़कर नहीं जाएगा। और कस्टमर कहाँ का है यह भी देख लेना चाहिए, जोग्राफिकल रीजन बहुत महत्वपूर्ण रखता है। कंज्यूमर बिहेवियर का रिसर्च का एक उदाहरण मैं देता हूँ। 1879 में एक डॉक्टर जोसेफ लॉरेंस ने जर्म दूर करने वाला एक माउथ वॉश प्रोडक्ट लिस्ट्रीन लॉन्च किया था। इसे पश्चिम में किसिंग से पहले माउथ वॉश फ्रेश ब्रेथ के रूप में मार्केट किया गया और बहुत ही पॉपुलर हुआ, खूब बिक्री हुई। वही 1920 में भारत में लॉन्च किया गया, किंतु फेल हो गया, क्योंकि भारत में किसिंग को पसंद नहीं किया जाता, पब्लिक प्लेस में तो बिल्कुल नहीं। इसे बैड प्रोडक्ट के रूप में जाना गया और यह भारत में फेल हो गया। लिस्ट्रीन को तब हेलिटोसिस बैड ब्रेथ के जर्म को दूर करने वाले प्रोडक्ट के रूप में लॉन्च किया गया। आज भी लिस्ट्रीन को बैड ब्रेथ दूर करने वाले प्रोडक्ट के रूप में ही लॉन्च किया जाता है। इस तरह से कस्टमर कौन है, उनका जोग्राफिकल रीजन कौन है, पहचानना जरूरी है, अन्यथा मार्केट से बाहर हो जाएंगे। कुछ लोग इतने इंटेलिजेंट होते हैं, वो जान लेते हैं कि अगर इस प्रोडक्ट की तैयारी आज कर ली जाए तो बाद में समय आने पर इससे मुनाफा कमाया जा सकता है। इसी में एक कहानी है बिसलेरी की, और ये स्ट्रेटेजी कहलाती है टाइमिंग बेस्ड पोजीशनिंग स्ट्रेटेजी। बिसलेरी आज पानी के साथ सिनोनिम है। बिसलेरी को एक इटालियन केमिस्ट सिग्नल बिसलेरी ने स्थापित किया था। बिसलेरी को नशा उतारने के रूप में जाना गया, क्योंकि इसमें सिनकोना, हर्ब और आयरन साल्ट होता था। बिसलेरी 1960 में भारत आया, किंतु यहाँ ज़्यादा कोई नशा नहीं करता था। नशा करने वाले नशा उतारने के लिए नहीं, नशा चढ़ाने के लिए करते थे। उस समय शराब शौकिया पेय नहीं हुआ करती थी भारत में। उस समय चाय पानी ही हुआ करता था। जब बिसलेरी मार्केट से बाहर होने लगी तो 1965 में बिसलेरी ने वाटर प्लांट लगाकर मिनरल वाटर बेचने का प्लांट बनाया और थाने मुंबई में प्लांट लगाया। किंतु उस समय भी पानी प्रचुर मात्रा में उपस्थित था, लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा था। पानी को खरीदना मूर्खता का प्रतीक माना गया और कंपनी यहाँ भी बाहर होने लगी। तब बिसलेरी ने वाटर को धनिकों, होटलों, रेस्टोरेंट में टारगेट किया, किंतु सब मिलाकर सब फेल रहा। तब बिस्लेरी ने बहुत सस्ते में 4 लाख में वाटर प्लांट को पार्ले के मालिक रमेश चौहान को बेच दिया। रमेश चौहान जानते थे कि अभी नहीं, किंतु जब टाइम आएगा तो बिस्लेरी वाटर जन जन में पहुंच जाएगा। हुआ भी यही, बाद में राइट टाइम आया और बिस्लेरी के कई फेक प्रोडक्ट भी बाजार में आ रहे हैं। सच है, फेक उसी का आता है जिसका बाजार में बहुत नाम हो जाता है। अतः कस्टमर को पहचानना बहुत जरूरी है, अतः ये कहानियाँ जानना समझना भी बहुत जरूरी है। एक और ब्रांड है फेयर एंड लवली, इसके बारे में जान लेते हैं। पहले फेयर एंड लवली को 1970 में विटामिन फार्मूला क्रीम के रूप में भारत में लॉन्च किया गया था, किंतु उस समय विटामिन की अवेयरनेस बहुत सीमित थी, अतः इसकी बिक्री नहीं हो पा रही थी। तब फेयर एंड लवली कंपनी ने मार्केट रिसर्च किया और पाया कि उन दिनों लोगों में गोरा दिखना बहुत महत्वपूर्ण है। फिल्म जगत में गोरे रंग पे बहुत गाने बन रहे थे। सांवली लड़की को पसंद भी नहीं किया जाता था, शादी नहीं हो पाती थी। कैरम में भी काली गोटी के 10 अंक, सफ़ेद गोटी के 20 अंक हुआ करते थे। लोग गोरी गुड़िया ही लेना पसंद करते थे। तब फेयर एंड लवली कंपनी ने विटामिन फार्मूला क्रीम से नाम बदलकर फेयर एंड लवली फेयरनेस क्रीम करके लॉन्च किया और यह कैंपेन मैसिव हिट हुआ। तब हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने उसी वर्ष मेलानिन सप्रेसर फेयर एंड लवली क्रीम के साथ पेटेंट करा लिया। भारत में फेयरनेस क्रीम के 80% भाग पर इसी फेयर एंड लवली क्रीम का कब्जा हो गया। फिर फेयर एंड लवली कई अन्य मार्केट में घुसी, जैसे मल्टीविटामिन, एंटी मार्क्स, विंटर केयर, नेचुरल ग्लो, एचडी ग्लो, आयुर्वेदा, सन प्रोटेक्शन, फेयर एंड लवली मेन, न जाने कितनों में घुस गए। लेकिन किसी एक समय इनके ऊपर बंगलौर में किसी एक लड़की ने रेसिज्म का केस कर दिया।
इन पर ऑनलाइन बैकलॉस का बहुत आया। गोरे काले में भेद करने का बैकलॉस है। तब यूनिलीवर ने फेयर शब्द को फेयर एंड लवली से हटा दिया। ब्लैक इज ब्यूटीफुल का कैंपेन लेकर आया। जैसे जैसे मार्केट बदली, इन्होंने फेयर एंड लवली का नाम बदलकर ग्लो एंड लवली कर दिया। इस तरह मार्केट को समझकर अपने बिजनेस को डाउन नहीं जाने दिया। तब भी बहुत आगे थे, आज भी बहुत आगे हैं। अभी तक मार्केट रिसर्च सक्सेस की बात की, अब मार्केट रिसर्च फेल्योर की बात कर लेते हैं। बात इतनी है कि अगर डिमांड अगरबत्ती के है और आप सप्लाई चाय पत्ती करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर डिमांड बटर की है, आप सप्लाई मटर करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर डिमांड पेंसिल की है, आप सप्लाई यूटेंसिल करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। कस्टमर डिमांड का सब रिप्लाई और आपका सप्लाई मैच होना चाहिए। गलत हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। अनुमान मत लगाइए, कस्टमर को पहचानिए। जिसने ठीक से कस्टमर को नहीं पहचाना बर्बाद हो गए। उसमें पहला उदाहरण है मैकडोनल्ड का। मैकडोनल्ड ने गलती से अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट कर दी। 2005 में मैकडोनल्ड ने एक हाई प्रेशर महसूस किया कि उनके फूड में हाई फैट है, हाई कैलोरी है। तब उन्होंने कई रेंज के सलाद को लॉन्च किया। मैकडोनल्ड ने सोचा कि यह स्मार्ट आइडिया है, लोग हेल्थी लिविंग पसंद कर रहे हैं, इसको कैपिटलाइज किया जाए। परंतु कस्टमर ने उनके सलाद को पसंद नहीं किया, क्योंकि उनके फ्राई और बर्गर को ही जानती थी। मैकडोनल्ड ने इसको सलाद को फ्लेवर किया, उसमें ड्रेसिंग ऐड की, सॉस ऐड किया, फ्राइड चिकन ऐड किया, मीट ऐड किया। इतना सब कुछ ऐड करने से उनका कैलोरी फ्राई और बर्गर से भी ज़्यादा हो गया। और रिसर्च ने सजेस्ट भी किया कि उनका सलाद हेल्थ के लिए ठीक नहीं है और कैलोरी हाई कैलोरी हो गया है। इस तरह से उनका फोकस गलत हो गया है। मैकडोनल्ड के चेयरमैन और सीईओ ने बाद में माना कि हेल्थी सलाद उनकी सबसे बड़ी रिसर्च फेल्योर थी, सबसे खराब बिजनेस स्ट्रेटजी थी। मैकडोनल्ड ने हेल्थी सलाद को डिसकंटिन्यू किया और फिर से फ्राई और बर्गर पे आ गए। आज उनका यही फ्राई और बर्गर आज भी चल रहा है। इसको कहते हैं ब्रांड एक्सटेंशन। यदि आप ब्रांड का एक्सटेंड करके कोई चीज ले आओ। कोलगेट ने भी यही गलती की। अब वह फ्रोजन फूड सेक्शन में उतर गया। उसने सोचा कि लोग कोलगेट से डिनर करेंगे, फिर कोलगेट से ब्रश कर लेंगे। जबकि कोलगेट के कस्टमर लंबे समय तक कोलगेट को मुंह साफ करने वाले के रूप में जानते थे। वे जानते थे कि कोलगेट कितना भी टेस्टी क्यों ना हो, उसे थूकना ही होता है। इस तरह से कस्टमर कोलगेट को फूड प्रोडक्ट के ब्रांड के साथ अपने को एसोसिएट नहीं कर पाए। इस तरह से कोलगेट का सारा फ्रोजन फूड बर्बाद हो गया। एमबीए के प्रोफेसर इसे क्लासिक लेसन के रूप में पढ़ाते बताते हैं कि कस्टमर रेडिकली आपके ब्रांड को शिफ्ट नहीं होने देंगे, क्योंकि जो आपकी आइडेंटिटी है उससे अचानक शिफ्ट करेंगे तो फेल हो जाओगे। जैसे बड़ा बिजनेस है, मार्केटिंग, सेल्स, फाइनेंस, बिजनेस इत्यादि की लर्निंग देने के रूप में जाना जाता है। यदि वह जीन्स या फूड बेचने लगे तो फेल हो जाएगा। इसी तरह एक और उदाहरण है पतंजलि का। पतंजलि परिधान में सब कुछ बेच रहे थे, स्वदेशी जीन्स, सेफ्रन, लंगोट, संस्कारी स्कर्ट। पतंजलि भारतीय वर्जन देने की कोशिश की। पतंजलि फूड आइटम में किसी को भी टक्कर दे सकते थे, किंतु जो विदेशी जीन्स लेवाइस के शौकीन थे वे लेवाइस को ही पहनेंगे। कारण कि पतंजलि के कस्टमर कौन है? धोती, कुर्ता, पजामा, लंगोट पहनने वाले। वे विदेशी जीन्स नहीं पहनेंगे। और जो जीन्स पहनेंगे वे पतंजलि के कस्टमर नहीं थे। कस्टमर लेवाइस के 3 महीना डिस्काउंट के लिए वेट कर लेंगे, किंतु पतंजलि का जीन्स कभी नहीं पहनेंगे, क्योंकि पतंजलि जाना जाता है आयुर्वेदिक के लिए। जीन्स और आयुर्वेदा में कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। इस तरह पतंजलि जीन्स फेल कर गया। ठीक से मार्केट रिसर्च पर फेल्योर आना ही है। इसी तरह हार्ले डेविडसन बाइक के लिए जाना जाता है। हार्ले डेविडसन का बिस्कुट या कुकी नहीं चलेगा। वर्जिन एयरलाइंस ने लड़कियों के लिए वर्जिन परिधान ले आए, फेल कर गए। इसी तरह कैडबरी चॉकलेट का कैडबरी मास्ड पोटैटो नहीं चलेगा। लेवाइस जींस का लेवाइस कोट पैंट नहीं चलेगा। नूडल्स मैगी का नूडल्स मैगी पास्ता नहीं चलेगा। सैमसोनाइट लगेज का सैमसोनाइट जैकेट नहीं चलेगा। चीटोज चीज बाल्स का चीटोज लिप बाम नहीं चलेगा। वर्जिन एटलांटिक एयरलाइंस का वर्जिन कोला या वाटर प्यूरीफायर नहीं चलेगा। टेस्ला कार का टेस्ला गोल्फ बॉल नहीं चलेगा। इसी तरह से ढेर सारे उदाहरण हैं। इस तरह से ठीक से मार्केट रिसर्च न कर जाने पर ब्रांड भी फेल कर जाते हैं। ब्रांड एक्सटेंशन या ब्रांड की आइडेंटिटी शिफ्ट करने पर गड़बड़ हो जाती है। इसी में आता है कस्टमर सेंट्रिसिटी। कस्टमर सेंट्रिसिटी क्या होता है? यानी कस्टमर के दृष्टिकोण से देखना, सोचना। ओयो ने होटल इंडस्ट्री को किल नहीं किया, बल्कि होटल
की लिमिटेड अवेलेबिलिटी और प्राइसिंग ऑप्शन ने होटल को किल किया। अमेजन ने रिटेलर को किल नहीं किया, बल्कि बैड कस्टमर सर्विस और अनुभव ने रिटेलर को बाजार से हटाया। उबर ने टैक्सी बिजनेस को किल नहीं किया, बल्कि टैक्सी लिमिटेड थी और फेयर कंट्रोल करते थे, इसलिए खत्म हुआ था। प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले मार्केट रिसर्च कर लीजिए। मार्केट रिसर्च कर लिया तो कस्टमर आपको कभी नहीं छोड़ के जाएगा। इस तरह से मार्केट रिसर्च का यह अध्याय यहीं पर खत्म होता है। अगले अध्याय में हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट थ्रू डिजाइन थिंकिंग देखेंगे। आपको मार्केट रिसर्च का यह अध्याय कैसा लगा?